हमारी पूरी बॉडी में लगभग 10,000 करोड़ 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 सेल हैं, है ना। यानी कि अगर इसको हम काउंट करें तो 10 लिखेंगे और 32 जीरो यानी कि 32 जीरो उसके आगे लिखेंगे, तो लगभग अगर आप ऐसे काउंट करें तो ये करोड़ों 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 सेल हमारी बॉडी में हैं। यानी कि इतनी करोड़ों सेल से हमारी बॉडी चलती है। और हर सेल की जो बेसिक नीड है वो ब्लड है। यानी कि अगर जब तक सेल को ब्लड की सप्लाई मिलती रहेगी तब तक सेल काम करती रहेगी। जैसे ही हमने ब्लड की सप्लाई रोक दी, हमारी सेल भी धीरे धीरे डेड होने लग जाती है। जैसे गैंग्रीन एक ऐसी समस्या है जब शुगर के अंदर ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा, जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ब्लड का मूवमेंट करना रुक जाता है, और खास तौर से लोअर लिम्स में यानी कि पैर की उंगलियों तक ब्लड का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो उस समय पर पैर की उंगलियां धीरे धीरे पहले नीली होने शुरू होती हैं, फिर वो काली पड़ना शुरू हो जाती हैं, और इवन डॉक्टर उनको लास्ट में काट देता है। क्यों? क्योंकि अब वो धीरे धीरे डेड होती चली जा रही हैं, है ना। यानी कि ब्लड की सप्लाई की वजह से हमें गैंग्रीन हो सकता है। और मेडिकल साइंस भी कहती है कि ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हमें बीमारियां आती हैं। लंग्स में अगर ब्लड का फ्लो कम हो जाए तो लंग्स की बीमारियां आ जाएंगी। ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो ब्रेन की बीमारियां आ जाएंगी। हार्ट में दिक्कत हो, ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो किडनी में अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो किडनी के अंदर बीमारियां आ जाएंगी, किडनी स्टोन हो जाएगा। गॉल ब्लैडर के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो जाता है। तो यानी कि अल्टीमेटली ब्लड की सप्लाई ही मेन कॉज है बीमारियों की। तो बीमारियों के अगर हमें बचना है तो ब्लड की सप्लाई पहुंचनी चाहिए, है ना। जैसे अगर हमें पंखा चलाना है तो करंट की सप्लाई के बिना पंखा चलेगा नहीं, चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी का पंखा क्यों ना लगा लें, है ना। मैं बहुत अच्छी कंपनी का पंखा खरीद कर लगा दूं, लेकिन अगर उसका कनेक्शन नहीं जोड़ूंगा तो पंखा थोड़ी चलेगा। तो कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये कनेक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड है। ब्लड हमारे सिर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक आपस में कनेक्टिविटी को बनाकर रखता है ना, कनेक्टिविटी को बनाकर रखता है। सिर के अंदर कोई हार्मोन्स को भेजना है, सिर के ऊपर की बालों की ग्रोथ है तो यहां तक ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, तभी ये बालों की ग्रोथ हो रही है। पैर के अगर नाखून बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर ग्रोथ हार्मोन पहुंच रहा है। और ये ग्रोथ हार्मोन कैसे पहुंचता है? इस ब्लड के माध्यम से पहुंचता है ना। अगर पूरे शरीर के अंदर बिल्कुल सारा शरीर 100% काम कर रहा है, आपके पैर की उंगली से लेकर सिर के बालों तक 100% सब कुछ ठीक चल रही है, तो उसका ब्लड प्रॉपर फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे ब्लड का फ्लो कम होगा आपको बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये ब्लड के अंदर है क्या? ब्लड है क्या? उसकी डेफिनेशन क्या है? तो ब्लड इज ए कनेक्टेड टिश्यूज। ब्लड क्या है? एक टिश्यूज है। जब हमने सेल का चैप्टर पढ़ा तो सेल प्लस सेल क्या है? टिश्यूज बनता है। तो इसे टिश्यूज कैसे कहते हैं? सेल प्लस सेल इज टिश्यूज। तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल हैं। अगर हम देखें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 3 प्रकार की सेल हो गई। तो ये सेल अलग, ये सेल अलग, ये सेल अलग, तो यानी कि ये टिश्यूज हो गया। तो क्या है? कनेक्टेड टिश्यूज हैं, कनेक्ट रहते हैं। हम ब्लड की एक बूंद से ये तो नहीं कर सकते कि डब्ल्यूबीसी इधर हो जा, आरबीसी इधर है, प्लेटलेट इधर हो जा, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपस में इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि आपस में लिंक है। इनको हम बिना माइक्रोस्कोप, बिना लेबोरेटरी के अलग नहीं कर सकते। हाँ, लैब में जाकर तो प्लेटलेट अलग कर दी जाती हैं, आरबीसी अलग कर दी जाती हैं, डब्ल्यूबीसी अलग कर देते हैं। तो ब्लड इज ए कनेक्टेड टिश्यूज। और सर्कुलेटरी टिश्यूज, केवल ब्लड ही एकमात्र ऐसा टिश्यूज है जो सर्कुलेट करता है। लिवर थोड़ी घूमता है। लिवर घूमते हुए देखा कभी? इधर से इधर पहुंच गया, इधर से इधर पहुंच गया। लंग्स भी फिक्स है, ऑर्गन भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, केवल हमारा ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड एकमात्र ऐसा टिश्यूज है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, और दूसरा कोई टिश्यूज नहीं है।
ना कोई सेल है, कोई सेल भी नहीं है कि आंख की सेल यहां पहुंच गई, नाक की सेल यहां पहुंच गई, ऐसा थोड़ी फ्लो हो रहा है कोई, केवल हमारे ब्लड की सेल ही फ्लो कर रही है ना। तो ब्लड इज ए कनेक्टेड टिश्यूज एंड सर्कुलेटरी टिश्यूज, है ना। अब ब्लड के अंदर अगर हम देखें ब्लड का क्या और क्या काम है, हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, हर सेल तक न्यूट्रिशन वैल्यू को पहुंचाना, हर सेल तक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें चाहिए वो ब्लड के माध्यम से पहुंचती हैं, चाहे वो हमारा सिर हो, चाहे हमारा पैर हो, हाथ हो, हमारे सब सेल को प्रॉपर तरीके से सारी न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचे, ये हमारे ब्लड का काम है। और सेल को ब्लड के माध्यम से क्या पहुंच रही है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, वहां से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड के द्वारा ही बाहर निकल रहे हैं। अब मेरे सिर के यहां की सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो छोड़कर ब्लड में डालता है और ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो ब्लड क्या करता है, टॉक्सिन्स को बाहर भी निकालता है। ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में आपस में कनेक्टिविटी को बना कर रखता है। ब्लड क्या करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। आपकी बॉडी के अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। जैसे सर्दियों में थोड़ा ब्लड फ्लो कम होता है और आपका टेम्परेचर भी डाउन होता है। हाँ, हालांकि ब्लड जितनी तेज घूमता है सर्दियों में ज्यादा मूवमेंट करता है, क्यों, उसे टेम्परेचर को मेंटेन करना है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसे सर्दियों में बहुत तेजी से घूमने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे 37 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना है ना। तो ब्लड की वजह से ही बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है ना। और ब्लड के अंदर अगर बीमारियां आ जाती हैं तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स बढ़ने लग जाते हैं और वह इंडिकेट करता है कि हमें बीमारी आ गई है। तो जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं 2 दिन बीमार होने के बाद, तो पहले दिन तो कोई भी नहीं जाता है ना, पहले दिन कोई नहीं आता, दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, चौथे दिन जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है। सबसे पहले एक टेस्ट लिखता है जिसको हम सीबीसी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सीबीसी। सीबीसी क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। सबसे पहले पहला टेस्ट बेसिक टेस्ट और अनिवार्य है, जिसके बिना दूसरा टेस्ट तो बाद में लिखेगा, सबसे पहले क्या लिखता है, सीबीसी लिखता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ भी बीमारी आती है तो सबसे पहले वो सीबीसी लिखेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि आपके ब्लड में कौन सी चीज बढ़ गई है, कौन सी चीज कम हो गई है, ये हमें इंडिकेट करेगा कि हमारे शरीर की स्थिति क्या है ना। तो ब्लड के अंदर ब्लड कॉम्पोजिशन क्या है, अगर हम देखें तो ब्लड इन सब चीजों से मिलाकर बनता है। ब्लड, कभी आपने देखा हो एक बूंद ब्लड निकालिए तो उसमें 2 चीजें आपको दिखाई देती हैं, एक तो रेड कलर का दिखाई देता है, एक चिपचिपा सा पानी सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो जो चिपचिपा पारदर्शी पानी जैसा है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये प्लाज्मा है। और जो रेड कलर का दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल कहते हैं। जो चिपचिपा सा पानी जैसा चमकीला सा नजर आता है वो प्लाज्मा है और जो रेड कलर का नजर आ रहा है वो ब्लड सेल है। जो चिपचिपा है वो हालांकि 60% है, वो ज्यादा है, ब्लड सेल तो भी 40% ही है। तो 60% इस प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा क्या है, चिपचिपा है, ट्रांसपेरेंट है और पानी जैसा दिखाई देता है। इस प्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिनमें से प्लाज्मा प्रोटीन है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशल सब्सटेंस है, ये सब हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। आपने सुना होगा कोरोना के दौरान प्लाज्मा डोनेशन बहुत चला था। प्लाज्मा डोनेट करने वाला, यानी कि जिसने लगभग 21 दिन 20 दिन कोरोना से ठीक हो गया है तो उसका प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे। उसके कारण क्या था कि उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो किसी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी कि ये किसी खास बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जिसने कोरोना का सामना कर लिया, जो कोरोना से ठीक हो गया, यानी कि उसके अंदर वो एंटीबॉडीज होंगी जो कोरोना से लड़ सकती हैं। तो इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं कोरोना से लड़ने के लिए, इसलिए इस प्लाज्मा डोनेशन में ये लिया जा रहा है ना। लेकिन वो नेगेटिव हुआ बहुत सारी चीजें, क्योंकि ना केवल एंटीबॉडीज, बहुत सारी चीजें चली गई अंदर, है ना, तो इसलिए उसे बैन कर दिया, अलग चीज है वो। लेकिन इस प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि जो हमारी बॉडी टॉक्सिन्स बनाती है वो भी हमारे इस प्लाज्मा के अंदर होती है ना। इनऑर्गेनिक सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब कहाँ होते हैं, हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ही हैं।
न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स जो भी हम खाते हैं ये भी इसी के अंदर जाते हैं, ये न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि अगर हम एक बूंद ब्लड निकालते हैं, यहाँ मैं पिन ड्रॉप वो करूँ और यहाँ से एक बूंद गिरेगा ब्लड, तो उस एक बूंद ब्लड के अंदर ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, है ना। न्यूट्रिशन होगा, स्पेशल सब्सटेंस यानी कि जो कुछ मात्रा में है लेकिन है, जैसे हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में ब्लड में होते हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रोथ हार्मोन बहुत कम मात्रा में बॉडी को चाहिए लेकिन वो चाहिए, अगर नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, है ना। एंटीबॉडीज आपको पता है कि किसी ना किसी खास बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की जो ताकत है उसे एंटीबॉडीज कहते हैं, है ना। एंजाइम्स, बहुत सारी केमिकल चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, उन केमिकल चेंजेस में को बढ़ावा देने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। पिगमेंट्स, हमारे शरीर के अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर है। हमारे बालों का कलर काला है, आंखों का कलर हो सकता है किसी का नीला हो, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखों का कलर क्या है, नीला है। हमारे किसी के गाल गोरे हैं बहुत, किसी के सांवले हैं, किसी के काले हैं, तो ये कलर हैं। हमारे ऑर्गन्स के भी कलर होते हैं, है ना। कोई हरा कलर का है, कोई किसी को वॉमिटिंग आती है तो हरे कलर की आती है, तो यानी कि वाइल की है ना, तो यानी कि हरा कलर है। तो ये पिगमेंट्स यानी कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो कलर डिसीजन देते हैं। आरबीसी रेड है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट है ना, तभी तो हमने कहा व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि कहीं ना कहीं पिगमेंट्स की वजह से है। और आरबीसी में जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन रेड है इसलिए वो रेड है ना। और गैसेज हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितनी भी गैसेज हैं ये सब ब्लड के अंदर होती हैं, है ना। तो ये ब्लड के अंदर है। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन्स हैं। ये अगर जीरो से ज्यादा हो जाए तो कुछ बीमारी हो सकती है, जीरो से कम हो जाए तो भी बीमारी हो सकती है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी है। इनका लैक ऑफ होना या एक्सेस होना हमारे लिए बीमारी का संकेत होता है। और इसी प्रकार से ये 3 सेल, ये 40% है हमारे ब्लड के अंदर, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट का मतलब थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम कहते हैं कि खून को जमाने वाली ये सेल, है ना। अगर ये कम होगी तो खून थक्का ही बनेगा, यानी कि अगर ये कम हो जाए, इनकी संख्या 1.5 लाख से 2 लाख तक होती है। अगर ये 30,000 से नीचे हो जाए या 25,000 से नीचे हो जाए तो आपकी बॉडी में से कभी भी किसी भी समय ब्लीडिंग हो सकती है। नाक के थ्रू हो सकती है, एनएस के थ्रू हो सकती है, वैजाना के थ्रू हो सकती है, मुंह से हो सकती है, क्योंकि प्लेटलेट की संख्या कम होगी। और जो हम लोग देखते हैं डेंगू में ऐसी कंडीशन आती है कि प्लेटलेट पर बहुत फोकस रहता है कि प्लेटलेट डाउन जा रहे हैं, प्लेटलेट डाउन चले जा रहे हैं। अगर ये 25 से नीचे चले जाएं तो ये इमरजेंसी कंडीशन है कि आपकी बॉडी में से ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है ना। तो यानी कि ये क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। डब्ल्यूबीसी हमारे लिए सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमारी पूरी बॉडी है, करोड़ों सेल हैं, इन करोड़ों सेल की जिम्मेदारी, इनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी हमारी डब्ल्यूबीसी की है कि हमारा शरीर के सभी ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रहें, कोई भी वायरस व बैक्टीरिया आकर इनका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो डब्ल्यूबीसी की पूरी सेना है। इस सेना में ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट हैं, यानी कि इसने 2 सेना अलग अलग बना दी हैं। ये थल सेना है, ये वायु सेना है। ये अपने अपने तरीके से हमारी सुरक्षा करती है ना। तो ये वायु सेना, ये थल सेना, तो इसमें ग्रेनुलोसाइट में अलग अलग पोस्ट बना दी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। ये अलग अलग प्रकार की सेल अलग अलग तरीके से लड़ती हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों से लड़ सकती हैं, है ना, ये लड़ती हैं। ये वेसोफिल्स ये ओजोन की तरह हैं, ये वायरस को खत्म कर देती हैं। तो ये बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करती हैं। इसी प्रकार एग्रेनुलोसाइट दूसरे प्रकार की सेल हैं जो किसी दूसरे तरीके से हमारी सुरक्षा करती हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है, ये 10 साल तक जीवित रह सकती हैं। अगर ये टिश्यूज के अंदर, जैसे गुफाओं में जो ध्रुवीय भालू होता है वो कहाँ चला जाता है, पहाड़ों में छुप जाता है और वो अपने आप को सालों साल जीवित रखता है। ऐसे ही मोनोसाइट अगर हमारे टिश्यूज में घुस जाए तो 10 साल तक ये जीवित रह सकती हैं। लिम्फोसाइट 2 तरीके की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट यानी कि जो थाइमस ग्लैंड बनाती है,
टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, ये सब क्या है? टी लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट जो हमारे लिम्फ नोड्स बनाते हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, आर्मपिट है, यहाँ से जो हमारी ये लिम्फोसाइट बनेंगी ये बी लिम्फोसाइट बनेंगी, है ना। तो इस तरीके से ये WBC का काम हमारी सुरक्षा करना है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना है। RBC का काम हमारे शरीर को ऑक्सीजन का प्रदान करना है, हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचे, हमारे हर सेल को ऑक्सीजन मिले, ये RBC का काम है। प्लेटलेट हमारे शरीर के अंदर को क्लॉटिंग होता है, यानी कि कभी चोट लग जाए, कभी इंजरी हो जाए, कभी तोड़फोड़ हो जाए शरीर के अंदर, तो वहां पर तुरंत वहां पर क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड बाहर ना निकले, ये हमारे किसका काम है? प्लेटलेट का काम है। तो सबका अपना अपना काम है। किसी की भी संख्या बढ़ जाए तो बीमारी हो सकती है, किसी की भी संख्या कम हो जाए तो भी बीमारी हो सकती है। तो हमारे ब्लड में इन सभी कंपोनेंट्स का रोल है, और ये सभी जब अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ब्लड सिस्टम अपना काम करता है, और हमारे शरीर में सबसे बड़ा रोल ब्लड का ही है। क्योंकि चाहे वो लंग्स हो, लिवर हो, गॉलब्लैडर हो, पैंक्रियाज हो, ओवरीज हो, टेस्टिस हो, हमारे पैर हो, हाथ हो, दिमाग हो, ये सब किससे चलते हैं? ब्लड से ही चलते हैं। तो लैक ऑफ ब्लड की कमी से हमारा शरीर बीमार, बहुत बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है।